कोई हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, कल हमने राजस्थानी साहित्य की क्लास स्टार्ट की थी, भाषा साहित्य की। तो बेसिक जानकारी कल हमने ले ली थी और आज हम आगे की क्लास शुरू करते हैं। तो साथियों, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने बेसिक बेसिक जानकारी थी वो कर ली थी, आज हम राजस्थानी साहित्य को अच्छे से पढ़ेंगे। जहाँ तक मेरी उम्मीद है, क्लास को आज ख़त्म कर देंगे, नहीं हुआ तो कल वाली क्लास में ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, राजस्थानी साहित्य को विशेष तौर से दो भागों में बांटा गया है। राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य, भाषा व साहित्य। ये तो अपनी हेडिंग रहेगी। यहाँ से लिखते हैं राजस्थानी साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। ये दो भाग कौन से है? ये दो भाग है, एक तो डिंगल और एक पिंगल। डिंगल भाषा, भाषा क्या दिया शैली का, तो डिंगल शैली और पिंगल शैली। दोस्तों, डिंगल है जो पश्चिमी राजस्थान की है और पिंगल है वो पूर्वी राजस्थानी है। डिंगल की अलग विशेषता है और पिंगल की अलग विशेषता है, दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो साथियों, पहले हम डिंगल को पढ़ लेते हैं, फिर पिंगल को पढ़ेंगे। मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में ही पढ़ाऊंगा साथियों, जो परीक्षा लायक इंपोर्टेंट है वही पढ़ाऊंगा। पहले शुरू करते हैं डिंगल को। डिंगल भाषा, डिंगल भाषा ये है मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली है। पश्चिमी राजस्थान की है। दोस्तों, जो मैं परीक्षा इंपोर्टेंट वही लिखाऊंगा। मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान की है। यह सर्वाधिक क्षेत्रफल बोली जाती है। यह सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाती है। यह है सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे प्राचीनतम शैली है। इस भाषा को विकसित, इसे सर्वाधिक विकसित चारण जाति द्वारा किया गया। चारण जाति के द्वारा किया गया है। दोस्तों, ये बेसिक जानकारी मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ये बोली जाती है, लेकिन सर्वाधिक लोगों के द्वारा है ना, वो पिंगल भाषा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर डिंगल है और सर्वाधिक लोगों द्वारा पिंगल है, वो मैं आगे बता दूंगा। और सबसे प्राचीन शैली है, इसे सर्वाधिक विकसित करना चारण जाति द्वारा किया गया। साथियों, इस शैली को भी हम चार भागों में डिवाइड करेंगे। डिंगल भाषा शैली को चार भागों में, इससे भी चार भागों में बांटा गया है। इसके चार भाग कौन से साथियों?
पहले तो आपने इसमें जानकारी की है कि इसको शुरुआती विकसित चारण जाति द्वारा की। तो एक चारण शैली, दो नंबर जैन शैली, जैन शैली, तीन नंबर है संत शैली, संत शैली, चार नंबर है लौकिक शैली, लौकिक शैली। शायद हम डिंगर शैली की जो मुख्य जानकारी थी वो हमने प्राप्त कर ली है। अब इसको चार भागों में बांटा, चारण शैली, जैन शैली है, संत शैली है और लौकिक शैली है। और हम पिंगल को पढ़ते हैं। साथियों, पिंगल की बेसिक जानकारी वो प्राप्त कर लिए। अब हम पिंगल को पढ़ते हैं। दो नंबर पे पिंगल शैली, पिंगल शैली। ये हैं मुख्यतः पूरी राजस्थान की है, पूरी राजस्थान की शैली है। इससे सर्वाधिक विकसित उसमें पिंगल को चारण है, तो इसमें पिंगल को भाट जाति द्वारा किया गया, भाट जाति द्वारा किया गया है, और यह शैली छंद व लय ताल के आधार पर है। यह मुख्यतः पश्चिमी पूरी राजस्थान की है और ये सर्वाधिक इसका विकसित किया भाट जाति द्वारा किया गया। यह शैली छंद व लय ताल के आधार पर बोली जाती है। और उस शैली डिंगर शैली में ना वो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर थी, तो यह सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। यह है सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। पिंगल सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, जबकि डिंगल है ना वो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। जैसे पिंगल में इसको भाट जाति द्वारा सर्वाधिक विकसित किया है। इसको सर्वाधिक भाट जाति द्वारा विकसित किया है। तो जैसे हम भाट जाति में वो पृथ्वीराज रासो लिखा था ना, चंद्रवर्धय, वो भाट जाति के ही थे, उन्होंने लिखा था भाट, वो पृथ्वीराज रासो। तो ये पिंगल शैली के ही थे पृथ्वीराज रासो लिखने वाले चंद्रवर्धय जी। तो ये सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है वो पिंगल भाषा है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली है वो डिंगल भाषा है। तो शायद ये राजस्थान भाषाओं को हम दो भागों में डिवाइड किया था। ये दोनों को हम अच्छे से पढ़ लिया है। अब इनको राजस्थानी भाषा का विभाजन करते हैं। तो मुख्यतः जो साहित्यकार है वो इसको कैसे करते हैं विभाजन। वो एक साहित्यकार जो हमारे टेसीटोरी थी ना, एलपी टेसीटोरी ने इस राजस्थानी भाषा को दो भागों में मुख्यतः विभाजित किया है। एलपी टेसीटोरी ने
ने दो भागों में विभाजित किया है, दो भागों में विभाजित किया है, विभाजित किया है। टेसीटोरी साहब ने दो भागों में विभाजित किया है। जो ये बीकानेर में रहे थे टेसीटोरी जी, उसको भी, टेसीटोरी को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। इन्होंने दो भाग कौन से दिए हैं, एक पश्चिमी राजस्थानी और दूसरी है पूर्वी राजस्थानी। टेसीटोरी साहब ने तो पूर्वी और पश्चिमी राजस्थानी दो भागों में डिवाइड किया, वो अच्छे से याद भी रह जाएगा। लेकिन एक और थे नरोत्तम लाल जी, इन्होंने चार भागों में डिवाइड किया है। साथियों, परीक्षा इंपोर्टेंट है, वही फैक्ट बता रहा हूं। नरोत्तम लाल जोशी, इन्होंने चार भागों में विभाजित किया है, चार भागों में इन्होंने विभाजित तो कर दिया है। वो है उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, तीन नंबर है पश्चिमी राजस्थानी, और चार नंबर होगा पूर्वी राजस्थानी। देखिए, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा के आधार पर इन्होंने विभाजित किया है। इन्होंने चार भागों को, पश्चिमी की अलग कर दी, पूर्वी की अलग कर दी, दक्षिणी की अलग कर दी, उत्तरी की अलग कर दी। लेकिन एलपी टेसीटोरी ने एक पूर्वी और पश्चिमी दो ही बताया है। तो साथियों, ये यहाँ दो साहित्यकारों ने अलग अलग व्यक्त दिए हैं। और राजस्थानी भाषा को साहित्यिक रूप में हम अगर भाषा को पढ़ेंगे ना, तो उनको हम 5 भागों में बांटते हैं। राजस्थानी भाषा को साहित्यिक रूप से 5 भागों में बांटते हैं, और 5 भागों की जो बोलियां हैं वो हम पढ़ेंगे। राजस्थान की भाषा साहित्य को 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 भाग वो है जो, जैसे मारवाड़ी है, इधर पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ी है, दक्षिण में मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, मेवाती है और हाड़ौती है। वो 5 भागों में वो साहित्य लिख लेते हैं। पहले नंबर मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती और 5 नंबर है मेवाती। साथियों, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। कल हम मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती और मेवाती को 500 भाषाओं का हम उपबोलियां हैं, इनकी उपबोलियां पढ़ लेंगे, और कल वाली क्लास में मेरा मानना है कि खत्म भी कर देते हैं। साथियों, कैसी रही क्लास? आशा करता हूँ अच्छी रहेगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और साथियों, आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि लाइक
एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। क्लास को जितना शेयर करोगे, जितना आप प्यार दोगे, मैं उतना ही अच्छा कंटेंट देकर आपको अच्छे से याद करा दूंगा। साथियों, हमने क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ा है, और आगे भी आशा करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा और अच्छी जानकारी दूंगा, क्योंकि ज़्यादा मैटर पढ़ने से अच्छा है कि कम मैटर पढ़े और जो परीक्षा उपयोगी वही पढ़े। साथियों, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।